हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आपका जो कल 9 तारीख को जो पेपर होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकेंड, जी हाँ दोस्तों, उसके हम आपके लिए 100 पॉइंट्स लेकर आए हैं जो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वाले सेशन से लगभग 15 से 20 नंबर का आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कल जरूर बताना जब आप पेपर देके आएँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो दोस्तों आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो अच्छे से आप पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो दोस्तों, ये हमारा एक कथन है कि शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। ये बात कही किसने है? तो दोस्तों, ये बात कही है अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने कि जिंदा लोग मरे लोगों से होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। किसको? पाठ्यक्रम को। किसका? मानव जाति का। क्या समझना चाहिए दोस्तों? संपूर्ण ज्ञान और सार। यह बात किसने कही? तो दोस्तों, यह कथन कहा है फ्रोवेल ने। हमारा अगला है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन जो है वो ज्ञान का विज्ञान है। यह बात किसने कही? फ्रिक्टी ने। हमारा अगला पॉइंट है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य के, जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। कैसे? जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यथार्थ का मतलब है कि जो जैसा है वो वैसा ही सोचता है, वैसे ही उसके रूप की जांच करता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अरस्तु। ये है कौन? ये एक दर्शन है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात कही है ओटावी ने। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, लाइफ इन क्लासरूम। ये एक बुक का नाम है। तो ये बुक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये बुक लिखी है फिलिप जैक्सन ने। फिलिप जैक्सन ने ये बुक कब लिखी थी? तो 1968 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। कोर पाठ्यक्रम कहाँ की देन है? कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। कोर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। कैसा पाठ्यक्रम है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है तथा यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। कैसा है? पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। ये किसने कहा? ब्रूबेकर। ब्रूबेकर आखिर दोस्तों कहना क्या चाह रहे हैं? हमें सिर्फ डेफिनेशन को रिलेट करना है अपने जो जिसने कहा है ये कथन। तो दोस्तों, ब्रूबेकर कह रहे हैं कि जो पाठचर्या है ये एक ऐसा क्रम है। कैसा क्रम है? जो किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पहुंचने, यानी कि गंतव्य मतलब उसे जहां पहुंचना है, पहुंचने के लिए जो तय करना पड़ता है, क्या? जो रास्ता तय करना पड़ता है, वही हमारा क्या है? वही हमारी पाठचर्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है। क्या कह रही है? शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, किसके लक्ष्य तक? शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहा जाता है। यह बात कही है रॉबर्ट यूलिच ने। रॉबर्ट यूलिच कहते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा, कैसी रूपरेखा? क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहते हैं। रॉबर्ट यूलिच ने कहा है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं। कौन सी सभी क्रियाएं आती हैं? जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। स्कूल में जो विद्यार्थी को जो भी क्रियाएं दी जाती है वो सभी किस में आती हैं? पाठ्यक्रम में। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं रडियार्ड तथा हेनरी। हमारा अगला है, शैक्षिक समाज विज्ञान है। दोस्तों, शैक्षिक समाज विज्ञान है, ये एक पुस्तक है, शैक्षिक समाज विज्ञान। इस पुस्तक को लिखा है फ्रांसीसी जे ब्राउन ने। किसने? फ्रांसीसी जे ब्राउन ने। शैक्षिक समाज विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं पाठ्यक्रम में? जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं
जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। हम विद्यालय में जिसका प्रयोग करते हैं, जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं, वे सभी क्रियाएं हमारी पाठ्यक्रम कहलाती हैं। तो दोस्तों ये बात किसने कही? ये बात कही है मुनरो ने। हमारा अगला है शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य के दो प्रकार है। कौन कौन से? एक है सामान्य उद्देश्य और एक है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्य कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। यह आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं? आदर्श और लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये कहा है वुड्स ने। वुड्स ने क्या कहा है कि जो मूल्य हैं हमारे, वो मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? निर्धारक। ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। आदर्श और लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, ये कहा है वुड्स ने। हमारा अगला है कि करिकुलम प्रोसेस। दोस्तों करिकुलम प्रोसेस ये एक पुस्तक है, आपके पुस्तक से भी एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये करिकुलम प्रोसेस एक पुस्तक है। ये इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं दोस्तों D.K. व्हीलर। ठीक है, हमारा अगला है शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शिक्षा, ये बात कही किसने? जेफर ने। जेफर जो है वो कहते क्या है? वो कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो वास्तव में समुदाय जो है, एक कोई समुदाय है, समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या? शिक्षा जो समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो एजुकेशन है वो ये है। ये बात कही किसने? जेफर ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे वीओ स्मिथ। क्या कह रहे हैं कि शिक्षण जो है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, किसको? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों, कैसे चरों? विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं किलपैट्रिक। दोस्तों आपको किलपैट्रिक से कैसे रिलेट करना है कि जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो नॉर्मली हम लोग अगर देखते हैं कि छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को अगर कुछ नहीं आता है, उसे कुछ नहीं सिखाया जाता, तो हम ये कहते हैं कि इसके टीचर ने इसको कुछ सिखाया नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे किलपैट्रिक साहब। किलपैट्रिक साहब कहते हैं कि जब तक बालक सीखता नहीं, इसका मतलब है कि शिक्षक ने उसे कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, हमारा अगला है शिक्षण के कितने पक्ष या प्रकार हैं। बात की जा रही है शिक्षण के प्रकार की। तो दोस्तों जो शिक्षण है हमारा, शिक्षण का मतलब जो हमारी टीचिंग है, ये जो है ये कितने प्रकार की है? तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, शिक्षण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान के बलबूते पर, भावात्मक मतलब भाव निकलते हों, क्रियात्मक मतलब किसी को करने से आए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शिक्षण के प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण के कितने चर हैं। तो दोस्तों जो शिक्षण के जो चर हैं वो 3 चर हैं। अब 3 चर कौन कौन सी? टीचिंग के अंदर कौन आता है? शिक्षक। शिक्षक क्या है? जो टीचिंग देता है। छात्र कौन है? जो टीचिंग लेता है। पाठ्यक्रम क्या है? जिसमें से शिक्षक टीचिंग को हमें सिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण के कितने चर हैं? तो शिक्षण के 3 हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, को अधिगम कहते हैं। सॉरी, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आखिर में अधिगम है क्या? अधिगम दोस्तों यही है कि अनुभव अगर होगा आपके पास, अनुभव के द्वारा व्यवहार में, अनुभव अगर होगा तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अगर बदलाव आएगा तो हम इसी को अधिगम कहते हैं, इसी को हम सीखना कहते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी? ये गेट्स ने दी। हमारा अगला है दोस्तों एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। दोस्तों ये हमारी एक पुस्तक है जिसे हासफोर्ड ने लिखा है। इसके जो ऑथर है वो कौन है? हासफोर्ड है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि सेलर और अलेक्जेंडर। कौन? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? सेलर और अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है नियोजित पाठ्यक्रम और एक होता है हमारा क्रियान्वित पाठ्यक्रम। ठीक है, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए, नियोजित और क्रियान्वित।
ठीक है दोस्तों। हमारी अगली फिर से एक बुक आ गई दोस्तों, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग। तो दोस्तों ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसको दोस्तों जो लिखा है वो लीज है, हमारे फ्रेजर हैं एवं जॉनसन है, इन तीनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? द टीचर इन करिकुलम मेकिंग। ओके दोस्तों, हमारा अगला है पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव दो रूपों में। कितने रूपों में पड़ता है? दो रूपों में। किसका? पाठ्यक्रम पर किसका? शिक्षक वर्ग का प्रभाव दो रूपों में पड़ता है। वो कौन कौन से दो रूप होते हैं? एक होता है व्यक्तिगत रूप, एक होता है संगठित रूप। ओके दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि अध्यापक के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है, अध्यापक के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ये किसने कहा? क्रेग महोदय हमारी जो है, क्रेग महोदय कह रहे हैं कि अध्यापक के पास वो ज्ञान और अनुभव होता है, वो नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। कैसा होता है? अत्यंत उपयोगी। कौन कह रहा है? ये हमारे क्रेग महोदय कह रही है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? हेमलेट, जो हेमलेट नाटक है ये राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे रोनाल्ड गोल्ड कह रहे हैं। रोनाल्ड गोल्ड क्या कह रहे हैं कि जो हेमलेट नाटक है दोस्तों ये राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये भी एक किताब है। क्या है ये एक किताब है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये किताब आखिर में किसने लिखी? तो दोस्तों ये किताब लिखी है ब्रूनर ने। और ये ब्रूनर की कैसी पुस्तक है? ये ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रोसेस, पुस्तक का नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि जो कुछ सीखना है करके सीखना है, जो कुछ सीखना चाहिए वो करके सीखना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये हमारी कॉमेनियम साहब कह रही है। कॉमेनियम साहब ने कहा है कि जो कुछ आपको सीखना है उसे करके सीखो। समझ रहे हो ना? जो कुछ सीखना है उसे करके सीखो। कौन कह रहा है? ये कॉमेनियम कह रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। किसको? छात्रों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है? क्रियाएं हैं उनकी जो, उनको विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ विषय केंद्रित। देखिए विषय केंद्रित का मतलब है कि पुस्तक, अब जो पुस्तक होती है वो दोस्तों कैसी होती है? हमारी निश्चित होती है। और कैसी होती है? उसमें जो पाठ होते हैं वो कैसे होते हैं? संगठित होते हैं। जब संगठित होते तो दोस्तों ये कौन कह रहा है? ये हमारे अल्बर्टी महोदय ने डेफिनेशन दी है। हमारा अगला है कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं। नेल्सन एवं वाशिंग साहब कह रहे हैं कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं। मतलब शिक्षा की अगर कोई भी योजना होगी तो अध्यापक ही उसका सब कुछ है। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध समझ रहे हैं ना, कोई रुकावट ना हो उनमें या कोई दीवार ना हो। ये कौन कह रहा है? ये हेंडरसन कह रहे हैं। हेंडरसन साहब कह रहे हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं होती। कौन कह रहा है? हेंडरसन साहब। हमारी दोस्तों अगली फिर से एक बुक आ गई, एमाइल एंड एजुकेशन। जो बुक है ये किसने लिखी? ये बुक लिखी है दोस्तों रूसो ने। रूसो ने कौन सी किताब लिखी है? एमाइल एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है प्लेटो ने पाठ्यक्रम मानव की 3 क्रियाएं बताई हैं दोस्तों। प्लेटो ने पाठ्यक्रम के लिए मानव की 3 क्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सी 3 क्रियाएं हैं? एक बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक क्रिया है। कौन कौन सी दोस्तों? बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। हमारा अगला है दोस्तों, रॉस महोदय ने अपना पाठ्यक्रम की 2 क्रियाएं बताई हैं। कौन सी? शारीरिक और आत्मिक। कैसी दोस्तों? शारीरिक और आत्मिक। किसने? रॉस महोदय ने। रॉस महोदय आए, रॉस महोदय ने पाठ्यक्रम की 2 क्रियाएं बताई। कौन कौन सी? शारीरिक और आत्मिक। प्लेटो आए, प्लेटो ने 3 क्रियाएं बताई। कौन कौन सी? बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक प्लेटो और शारीरिक और आत्मिक रोस। हमारा अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है हमारा अभिप्रेरणा जो होती है। अभिप्रेरणा जो होती है दोस्तों, अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? 4 कारक हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक और अभिप्रेरक। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा जो है उसके 4 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक तथा अभिप्रेरक। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 37, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है।
ये बात किसने कही है? व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। हम कहते नहीं है कि आपका व्यक्तित्व नेचर ही आपका खराब है। कौन सा व्यक्तित्व वाला? आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका अच्छा नहीं है, और अगर वो समग्र गुण है व्यवहार का, तो दोस्तों ये बात किसने कही? ये बात कही हमारी वुडवर्थ ने। हमारा अगला है दोस्तों, एक पुस्तक दे रखी है हमें, साइकोलॉजिकल टाइप। कौन सी दोस्तों? साइकोलॉजिकल जो टाइप्स पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? जुंग ने। कितने लिखी है? जुंग ने। और जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। किसने बताए हैं? जुंग ने। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। बात की जा रही है दोस्तों शैक्षिक समाजशास्त्र की, तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं वो हमारे जॉर्ज पाइन है। कौन है दोस्तों? जॉर्ज पाइन है। और अगर पूछ दिया जाए आपसे कि समाजशास्त्र के जनक कौन है या जन्मदाता कौन है, तो वो हमारे अगस्ट कॉम्ट है दोस्तों। कौन है? अगस्ट कॉम्ट। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा विधि का दर्शन है। ये किसने कहा है? शिक्षा जो है, जो शिक्षा है दोस्तों वो क्या है? वो विधि का दर्शन है। ये कौन कह रहा है? ये किलपैट्रिक साहब कह रहे हैं। किलपैट्रिक साहब कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो विधि का दर्शन है हमारा अगला है दोस्तों, ये आ गए हमारे टीपी नन साहब। टीपी नन साहब ने क्या कहा है? टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा। किसमें बांटा दोस्तों? 2 भागों में। किसने? टीपी नन ने। किसको? समस्त मानवीय क्रियाओं को। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? हमारी पहली है व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए आवश्यक क्रियाएं। किसको? व्यक्ति और समाज। और दूसरी जो है उसे है सभ्यता और संस्कृति। ठीक है दोस्तों। तो टीपी नन ने कितने बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए आवश्यक क्रियाएं और सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के लिए कार्य। ठीक है। हमारे अगला है दोस्तों, हमारे अगले फिर एक पुस्तक आ गई दोस्तों, अ ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अ ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बुक किसने लिखी दोस्तों? ये बुक मुनरो ने लिखी है। किसने लिखी है? मुनरो ने। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों 44 पॉइंट, शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका कहा है। रूसो ने कहा है कि शिक्षा जो है वो प्राकृतिक क्रिया है। शिक्षा जो है वो हमारी प्राकृतिक क्रिया है, और जो शिक्षिका है ये हमारी प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। ठीक है दोस्तों। शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति, किसको? प्रकृति जो है उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका कहा है। किसने कहा? रूसो ने। रूसो ने क्या कहा? शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका। ओके दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है 45 पॉइंट दोस्तों, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। सभी जानते हैं कि घर पे ही बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, तो घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये बात कह रहे हैं हमारे पेस्टोलॉजी साहब। हमारा अगला है दोस्तों, जॉन डीवी ने बालक की 4 अभिरुचियां बताई हैं। कितनी बताई हैं दोस्तों? 4। अगर आपके ऑप्शन में कहीं 3 भी आ जाए तो आप 3 लगा सकते हैं। अब कौन कौन सी बताई है? बातचीत करना, खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक कार्य करना। ओके दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। ये किसने कहा? ये हिल्डा टावा जी जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का जो अर्थ है वो एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। अगर आप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक संस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये हमारी हिल्डा टावा साहब कह रही है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने। क्या? अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कौन कह रहा है? ये गुड कह रही है। गुड साहब जो है वो कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को आरंभ करती है और जारी रखती है और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। कौन? अभिप्रेरणा। कौन कह रहा है? गुड कह रही है। ओके। हमारा अगला है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, पूंजी और सबसे कीमती हिस्सा किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा, पूंजी और सबसे कीमती हिस्सा कहा है।
हमारा अगला है दोस्तों कि आखिर में जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारतीय संविधान की, उसके जो विचार हैं वो कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों वो अमेरिका से लिए गए। और जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इसी के साथ में न्याय वह अंतिम सिद्धांत है। क्या? न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के बीच, दोनों के विभिन्न पदों के बीच तालमेल करता है। कौन? न्याय वह अंतिम सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? न्याय अंतिम सिद्धांत है जो किसे? स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पदों के बीच तालमेल करता है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे बारकर साहब कह रही है। हमारा अगला है दोस्तों, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। कानून जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। ये किसने कहा? ये कांट ने कहा। कांट दोस्तों कौन है? कांट है उदारवादी। कैसे हैं कांट? उदारवादी है कांट, और कांट कह रहे हैं कि कानून जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। हमारा अगला है दोस्तों, प्रतिमान एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय अथवा त्रिविमीय पैमाने पर प्रदर्शन है। शिक्षा शब्दकोश ने ये बात कही है। शिक्षा शब्दकोश कह रहा है कि प्रतिमान जो है वो एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय अथवा त्रिविमीय पैमाने पर प्रदर्शन है। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों है वो सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास 1976 में हुआ। कौन से पाठ्यक्रम का? सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान का जो विकास है वो कब हुआ? 1976 में हुआ। किसने किया? वाई सरण ने किया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है कि सरण पाठ्यक्रम आखिर क्या है। तो सरण पाठ्यक्रम का विकास कब हुआ? 1976 में। किसने किया? वाई सरण ने। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हिल्डा टाबा प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। किसका? मूल्यांकन का। कैसा महत्व है? विशिष्ट महत्व है दोस्तों। किसमें? हिल्डा टाबा प्रतिमान में। अगला है दोस्तों, हिल्डा टाबा प्रतिमान जो है वो एक तरीके का जमीनी प्रतिमान है जो प्रतिमानों में प्रमुख स्थान रखता है। कैसा रखता है? प्रमुख स्थान रखता है। कौन? जमीनी प्रतिमान या फिर हिल्डा टाबा प्रतिमान। लेकिन हिल्डा टाबा की एक और हिल्डा टाबा प्रतिमान जो है वो मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। किसमें? हिल्डा टाबा प्रतिमान में। हमारी एक और फिर बुक आ गई दोस्तों, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है दोस्तों हिल्डा टाबा जी ने। कब लिखी? 1962 में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रशासनिक प्रतिमान। प्रशासनिक प्रतिमान के 5 सोपान है। कितने सोपान है दोस्तों? 5 सोपान है। और ये सबसे प्रसिद्ध है। ये कैसा है? ये सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रशासनिक प्रतिमान। अब पूछ लिया जाएगा कि प्रशासनिक जो प्रतिमान है उसके कितने सोपान है? तो दोस्तों उसके 5 सोपान है। 5 सोपान कौन कौन से? योजना बनाना, संगठन करना, प्रशासन करना, निर्देश देना या फिर प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है प्रशासनिक जो प्रतिमान है दोस्तों, प्रशासनिक प्रतिमान जो है उसे सर अलेक्जेंडर एवं लेविस ने 1974 में बनाया। किसने? सर अलेक्जेंडर एवं लेविस ने 1974 में। हमारा अगला है दोस्तों, सरण जो प्रतिमान है उसके 3 प्रमुख पक्ष हैं। कितने प्रमुख पक्ष हैं? 3 प्रमुख पक्ष हैं। कौन कौन से? अदा, प्रक्रिया, प्रदा। कौन कौन से? अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इंग्लिश में इसको इनपुट, इसको प्रोसेस और इसको आउटपुट कहते हैं दोस्तों। सरण प्रतिमान के 3 प्रमुख पक्ष हैं। और दोस्तों ये क्या है? ये विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता भी देता है। कौन? सरण प्रतिमान जो है वो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता भी देता है। हमारा अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है प्रदर्शन जो प्रतिमान है उसके कितने सोपान है? तो उसके 3 सोपान है। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक के कितने हैं? 5 और प्रदर्शन के कितने हैं? 3। याद करना दोस्तों, प्रशासन के 5, प्रशासन 5, प्रदर्शन 3। कौन कौन से 3 है? भूमिका, विकास और एकीकरण। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्रांस के प्रोफेसर ग्रोफिन ने, किसने? प्रोफेसर ग्रोफिन कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले ने सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार? फोटोस्टेट का आविष्कार किसने किया? प्रोफेसर ग्रोफिन ने। कब किया? 1900 में। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, 1940 में माइक्रोग्राफी, 1960 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी। 1940 में क्या? माइक्रोग्राफी और 1960 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीक। और 1950 में यूएसए में, 1950 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सूचना विज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन हुआ। अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि इंफॉर्मेशन साइंस जो है इसका शब्द का प्रतिपादन कहाँ हुआ? तो दोस्तों अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 1950 में।
ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों एप्रानेट, जिसे हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सॉरी, एप्रा नहीं है, एरपानेट है दोस्तों। फुल फॉर्म होती है इसकी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। का विकास इसका कब हुआ? 1969 में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। किसने किया? अमेरिका रक्षा विभाग ने। इंटरनेट जो है दोस्तों उसी का एक रूप है ये। कौन? एरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका कब हुआ? 1969 में। किसने किया? अमेरिकी सुरक्षा के विभाग ने। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्य का प्रयोग है। ये किसने बात कही कि जो तकनीकी वैज्ञानिक है ये सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों का में प्रयोग है। किसका? तकनीकी वैज्ञानिक का। हमारी ये बात किसने कही? ये बात कही है दोस्तों ब्लूमर जैकोटा ने। ब्लूमर जैकोटा कहते हैं कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। किसमें कला का प्रयोग है? तकनीकी विज्ञान में। किसने कहा? ये ऑफिस बात कह रही है। ऑफिस कह रही है कि तकनीकी विज्ञान में कला का ही प्रयोग है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीक है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीक है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे कह रहे हैं E.M. बूटर साहब। E.M. बूटर साहब कह रहे हैं कि ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीक है। अगला है दोस्तों हमारा व्यवहार तकनीक आधारित है। व्यवहार की जो तकनीक है वो आधारित है क्या है? किस पर? ये स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। व्यवहार तकनीक आधारित है वो किस पर है? वो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। हमारा अगला है दोस्तों संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है? संप्रेषण तकनीक जो प्रारूप है उसके जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसके हैं स्मिथ एंड स्मिथ। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों इसी के साथ में कि शिक्षण जो है वो सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। क्या? शिक्षण जो है वो सीखने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है और प्रोत्साहन है। कौन? शिक्षण। ये किसने कहा? ये रायबर्न साहब कह रही हैं। हमारा अगला है दोस्तों शिक्षण जो है वो शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। कौन? शिक्षण। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट, वो टीचर और स्टूडेंट के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। ये भी बात कौन कह रहा है? रायबर्न साहब कह रहे हैं हमारी। अगला है कि सीखना विकास है। ये बात किसने कही दोस्तों? कि सीखना ही विकास है। आप सीखते जाइए आपका विकास होता जाएगा। ये किसने कहा? ये वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास है। हमारा अगला है दोस्तों सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या? सीखना जो है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कह रहे हैं हमारे स्किनर साहब। अगला है हमारा दोस्तों नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। नीतियां जो हैं वो व्यापक शिक्षण की विधियां हैं। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। कौन कह रहा है? ये डेविस साहब कह रहे हैं कि नीतियां जो हैं वो शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। हमारा अगला है दोस्तों सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कौन कह रहा है? ये क्रो एंड क्रो कह रहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना जो है, लर्निंग जो है वो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगर हम करते जाएंगे अपनी आदत और ज्ञान और अभिवृत्तियों से तो हम सीखते जाएंगे। ये किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो ने कहा। अगला है दोस्तों हमारा ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता कौन है? बात की जा रही है ऐतिहासिक खोज विधि की, तो दोस्तों इसके जन्मदाता हैं ब्रूनर साहब। हमारा अगला 76 पॉइंट है दोस्तों अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि के जन्मदाता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अन्वेषण विधि के जो जन्मदाता है वो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा अगला है दोस्तों अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। क्या? अभिक्रमित जो है वो अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। ये किसने कहा? ये दोस्तों स्किनर ने कहा। एक मिनट दोस्तों। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। ये किसने कहा? ये स्किनर कह रही है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कीथ एचसन और बुश तथा एलेन ने किया। किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किसने? 1961 में। किसने? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कीथ एचसन, बुश तथा एलेन ने। हमारा अगला है दोस्तों माइक्रो टीचिंग। आ गई आपकी सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक। आखिर में माइक्रो टीचिंग जो पुस्तक है वो किसने लिखी? वो एलन तथा रायन ने लिखी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है
कि विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना 1988 में की गई। विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसकी रचना कब की गई? 1988 में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। क्या पाठ्य पुस्तकें जो है वो ज्ञान, आदतें, भावनाएं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है? ये कौन कर रहा है? ये हमारे हेरोलेकर साहब कह रही है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के प्रकार। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। क्या जो पुस्तकें होती हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी? सामान्य पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। कौन कौन सी दोस्तों? सामान्य, पाठ्यक्रम और संदर्भ पुस्तकें। सामान्य और पाठ्यक्रम पर आधारित और संदर्भ पुस्तकें। हमारी दोस्तों अगली फिर से एक बुक आ गई। बुक का नाम है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। क्या है? चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। आखिर में ये बुक कब लिखी गई? ये बुक लिखी गई 1957 में। और दोस्तों ये क्या है? ये एक बाल साहित्य है। ये क्या है? ये बाल साहित्य है। कौन? चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। इसको किसने लिखा? इसको लिखा दोस्तों वी.के. शंकर पिल्लई ने। किसने लिखा? वी.के. शंकर पिल्लई ने। वी.के. शंकर पिल्लई ने बाल साहित्य एक किताब लिखी है और वो क्या थी? वो थी हमारी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। कब लिखी? 1957 में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातियां चिंतन का एक अभिलेख है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे हालक्वेस्ट कह रहे हैं कि पाठ्यपुस्तकें जो हैं वो शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातियां चिंतन का एक अभिलेख हैं। हमारा अगला दोस्तों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 85। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। कौन? यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। ये बात कही किसने? लेंज ने कही है ये। हमारा अगला है दोस्तों, परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। किसने कहा? डॉक्टर अंजनी सरीन ने। डॉक्टर अंजनी सरीन ने दोस्तों क्या कहा कि परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं। किसने कहा? डॉक्टर अंजनी सरीन ने। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। किसका? नैतिक शिक्षा जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। ये किसने कहा? महर्षि अरविंद घोष ने। हमारा अगला है दोस्तों, धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। कौन? धर्म वह चीज है। क्या? धर्म जो है वो चीज है कि जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। ये बात किसने कही? ये बात दोस्तों कही हमारी प्रोफेसर जॉन डेवी साहब ने। हमारा अगला है दोस्तों, CIPP। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आखिर में ये है क्या? तो दोस्तों ये एक मॉडल है। CIPP की फुल फॉर्म क्या? तो है कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। ये किसने दिया दोस्तों? ये दिया स्टेफली बीम ने। तभी तो इसको कहते हैं स्टेफली बीम मॉडल। हमारा अगला है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। कौन सी? प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा और जीवन भर की शिक्षा है। ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी जी ने कहा। हमारा अगला है दोस्तों, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों की औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। ये किसने कहा? ये मोफात कह रही है। मोफात कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो है, एवोल्यूशन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलती रहेगी। यह छात्रों की औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। हमारा अगला है दोस्तों, कक्षा में पढ़ाने के लिए अध्यापक को 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आपको 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होगी। अब वो 3 प्रकार जान तो लो, आप पढ़ाने तो पहुंच गए। कौन कौन से ज्ञान है? विषय वस्तु, आपके पास विषय भी होना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए, आपने जो सीखा है उसको होना चाहिए। शिक्षण की कार्य नीतियां भी होनी चाहिए। टीचिंग का मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 3 क्रिया कौन कौन सी है? विषय वस्तु का ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान और शिक्षण कार्य नीतियों का ज्ञान। हमारा अगला है दोस्तों 93 पॉइंट, अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? ये पीयर रेटिंग या समकक्षी मूल्यांकन। पीयर रेटिंग ही समकक्षी मूल्यांकन है दोस्तों। और अध्यापक के गुणों को उसके समकक्ष के अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? पीयर रेटिंग या समकक्षी मूल्यांकन का। हमारा अगला है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। केंद्रीय प्रवृत्ति जो है
उसका मान वह मान है जो कि सभी आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा? रॉस कह रही है। रॉस साहब कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान है वो वह मान है जो कि सभी आंकड़ों को श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व का करता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। बिल्कुल मध्यमान कहते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन किसने दी? तो दोस्तों ये गैरेट साहब ने दी। गैरेट साहब ने डेफिनेशन दी। एक पॉइंट दोस्तों इसमें, मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की कैसी माप है? ये सबसे शुद्ध माप है दोस्तों। क्या? मध्यमान। हमारा अगला है दोस्तों, व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। क्या होता है? एक औसत होता है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कह रहे हैं कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत अंक होता है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने। हमारा अगला है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति कैसी उपयोगिता है? ये दोहरी उपयोगिता है। ये कौन कह रहा है? ये भी गैरेट साहब कह रहे हैं। हमारा अगला है दोस्तों, विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। विचलनशीलता, आपको यहां से पता चल रहा होगी विचलन हो रहा है, तो अर्थ क्या है इसका? वितरण या फैलाव है। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ये कैसा होता है? ये प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ये कौन कह रहा है? ये भी हमारे गैरेट साहब कह रही है। हमारा दोस्तों अगला है कि जो विचलनशीलता है वो वह सीमा है, जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर नीचे, कहाँ दोस्तों? ऊपर नीचे वितरित या विचलित रहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये हमारे लिंडक्विस्ट साहब हैं दोस्तों। वो कह रहे हैं कि विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर या नीचे विचलित रहते हैं। कौन कह रहा है? लिंडक्विस्ट साहब दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है जो लास्ट है आपका, सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये लेथरॉप कह रही है कि जो सहसंबंध है वो दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ये कौन कह रहा है? लेथरॉप साहब कह रहे हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों एग्जाम से पहले आप एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड दोस्तों कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।